वेलकम बैक। हाय, मैं हूं सार्थक सिंह और इस ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर क्लास 11th। होपफुली आप सभी लोग पिछले लेक्चर में मेरे साथ थे और जो लोग भी फर्स्ट टाइम इस लेक्चर में आ रहे हैं प्लीज वो जाके पिछला लेक्चर देख लें जिसका टाइटल था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ये लेक्चर 2 है और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 1 के आगे का। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो हम लोग पहले रिकॉल करते हैं कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, बिल्कुल फास्ट मोड में। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स होता है स्टडी ऑफ नेचर और स्टडी ऑफ नेचर में पूरे सिलेबस को हमने 6 यूनिट में डिवाइड किया था। 6 यूनिट में 3 यूनिट थे क्लास 11th और 3 यूनिट थी क्लास 12th की। क्लास 11th की यूनिट थी मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और वेव। क्लास 12th में 3 यूनिट्स थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। हमने चूज किया था पहला यूनिट क्लास 11th का मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चल रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अब मोशन को पढ़ने के लिए 2 सवाल आते हैं हमारे सामने, मोशन कैसे हो रहा है और मोशन क्यों हो रहा है। व्हाई एंड हाउ। हाउ पूछने का मतलब कोई चीज तेज चल रही है, धीरे चल रही है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड या एक्सेलरेशन की बात हो तो ये सवाल आता है हाउ। और इस पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में। किसमें पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में हमारे दे रखे हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। फिर उसके बाद दूसरा जो सवाल आता है व्हाई, कोई चीज क्यों मूव करती है, कोई चीज क्यों चलती है, तो उसके पीछे आंसर होता है या तो उसके ऊपर कोई फोर्स हो या तो उसके पास एनर्जी हो। तो एनर्जी या फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। और ये पार्ट हम लोग कवर करेंगे डायनामिक्स में। डायनामिक्स में जिसमें हमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क, पावर, एनर्जी जैसे चैप्टर। और ये चैप्टर्स आएंगे इस पार्ट को काइनेमेटिक्स के एंड होने के बाद। होपफुली आप लोग सब लोग यहां तक मेरे साथ थे और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की बात। थोड़ी सी बात और कर ले। मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ मोशन और मोशन का मतलब मैंने डिफाइन किया था, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। टाइम एंड ऑब्जर्वर का क्या रोल था बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था इस पे। और फिर हमने चेंज इन पोजीशन को बताया था। इसको समझने के लिए फिजिक्स ने हमें 2 टर्म्स दिए हैं, पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हमने देख रखा है, इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल भी हमने किए। और आखिरी में जाते जाते मैंने एक सवाल दिया था आपको, चॉकलेट प्रॉब्लम, चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी आप सभी के लिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया लेकिन अभी तक मुझे उसका सही आंसर नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने आंसर के पास पहुंच पाए लेकिन एग्जैक्ट सही आंसर अभी नहीं मिला है। मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा और उसका आंसर भी यहां बताऊंगा। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है उस क्वेश्चन को। थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट था, जैसा मैंने बताया था कि फिजिक्स में थोड़ा हमें फील करना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। वो पार्ट इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दूं क्या था। तो क्वेश्चन में एक क्यूब रूम था, एक क्यूब रूम, और उस क्यूब रूम में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एक इंसेक्ट को क्रॉल करके जाना था। क्रॉल करके मतलब रेंग करके जाना था। तो ये रहा अपना क्यूब रूम और यहां पे एक एंड से, सपोज ये एंड है तो इस एंड से, हाँ इस एंड से इस एंड तक एक इंसेक्ट को क्रॉल करके जाना था। और इसका आंसर कुछ लोगों ने मुझे दिया था √2a + a। बहुत अच्छा एफर्ट किया है जिसने भी इतना सोच रखा है, उसने इस क्वेश्चन पे काम किया है। बट अभी भी ये करेक्ट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है √5a। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका आंसर बहुत अच्छा सा सुंदर सा आंसर आता है और इसका आंसर है √5a। ये कैसे आता है, क्यों आता है, वो समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। नॉट एग्जाम्पल, मैं आपको विजुअलाइज करना, आपको आप जहां भी बैठो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। क्यूब रूम आप अपने कमरे को एज्यूम कर सकते हो। मैं इस डायरी के थ्रू, डायरी के एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ऑब्जेक्ट को पहुंचना है, ऑब्जेक्ट को रास्ता कौन सा चूज करना है। सो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये, एक क्यूब रूम आपको सपोज करना है, इसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ बराबर माननी है। आप इमेजिन करो यहां से पैक है, यहां से पैक है, ये पैक है, इसकी छत पैक है, तो ये क्यूब रूम हो गया। अब इंसेक्ट को जाना कहां से कहां तक है? इस कोने से लेके इस कोने तक, यहां से लेकर यहां तक जाना है। ठीक है, आपने क्या सोचा था और क्या आंसर दिया था मैं बताता हूं। आपने क्या किया था, इस इंसेक्ट को इस कोने से लेके यहां तक ले गए। ठीक है, यहां से लेके इस कोने तक ले गए, फिर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले आए। तो ये दूरी होती है √2a और ये दूरी होती है a। तो इससे हम लोग को आंसर मिला था √2a + a। बट ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आंसर क्या है? वो √5a। सोचा कैसे, सोचना क्या था मैं, वो मैं बताता हूं। आपने इस कॉर्नर में क्यों गए? मैं
मैं चाहता हूं कि आप इस कॉर्नर में ना जाएं, और भी कोई रास्ता हो सकता है, देखते हैं एक बार। तो मैं बोल रहा हूं आप उस कोने में ना जाओ, बिल्कुल बीच से ही ऊपर चले जाओ ना, आप बीच से ऊपर चले जाओ। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा, कैसे सोचा, इसको देखने के लिए देखो, ये क्यूब रूम है, अगर मैं इसको ओपन कर सकता हूं क्या? हाँ, इस वॉल को अगर मैंने खोल दिया तो ओपन कर सकता हूं, बिल्कुल। मैंने बोला कि रास्ता जो चूज करना है इस कोने में ना जाके, बल्कि यहां से निकलना है बीच में, और बीच से फिर इस कोने पहुंच जाना है, यहां से बीच में और इस कोने पहुंच जाना है। ऐसा कैसे सोचा मैंने, ये देखने के लिए आपको इसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत स्ट्रेट नहीं आई लाइन, इससे हम लोग को मैंने बोला कि ये रास्ता है और यहां पहुंचना है, ठीक है। और ध्यान से देखो, आपने क्या किया था, आपने बोला था कि आप यहां पहले जाओ फिर इस कोने में जाओ, ठीक। ये दूरी तो समझ में आ गया कि ये सबसे छोटा रास्ता दिख रहा है, लेकिन इसकी दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत आसान है। मुझे पता है ये साइड कितनी है a, ये साइड कितनी है a, टोटल 2a, ये कितनी है a, ट्रायंगल दिख रहा है पाइथागोरस, √2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये वाली दूरी मिलेगी हमें √5a, ये दूरी मिलेगी √5a। अगर किसी को चेक करना है कि क्या ये सही है, √5a ही सही है, तो आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल √5a छोटी दूरी है √2a प्लस a से। और मैंने क्या पूछा था कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट दूरी, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा इंसेक्ट के लिए, वो चूज करना था। एक तरीका ये होता है, अगर किसी को और एडवांस इसमें समझना है तो इसे हम लोग कैलकुलस के से भी समझ सकते हैं। आप लोग क्लास 11th में, और मैंने अभी डिस्कस भी नहीं किया, सो हिंट दे रहा हूं आगे। हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम के एक और अप्रोच होता है, हम लोग कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन यूज करके जब कभी भी किसी मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के थ्रू भी इस दूरी को, मिनिमम लेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। होपफुली आपको समझ में आ गया, और जिसको अभी नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को एक बार देखे, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे, और आगे हमें क्या पढ़ना है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम को भी इंट्रोड्यूस करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो अगर मैं डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलता है स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो दो टर्म है ना, स्पीड और वेलोसिटी, इनको हम बहुत आसानी से फील कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे टर्म में से ये चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग बोलते हैं देखो रोड पे गाड़ियां, कोई कार है तेज चल रही है, धीरे चल रही है, कोई लड़का है तेज दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, तो ये जो सेंस हमें देता है ना, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, यही तो होता है स्पीड, यही होता है स्पीड। और इसमें अगर हम लोग डायरेक्शन इंक्लूड कर लें तो वो हमें देता है वेलोसिटी की बात, ठीक। तो ये बात हमें समझ में आती है कि जब भी डिस्टेंस को टाइम के साथ हम लोग देखेंगे तो बोलेंगे स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ देखेंगे तो बोलेंगे वेलोसिटी। डेफिनेशन की बात कर लें तो स्पीड होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, और इसकी यूनिट होती है SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सेम इसकी भी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बात अभी तक समझ में आ रही है आप लोग को? स्पीड और वेलोसिटी में और डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं। स्पीड किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे मैं किसी कार को रोड पे देख के बोल रहा हूं कि ये 50 की स्पीड से चल रही है, कोई कार 50 की स्पीड से चल रही है, तो 50 जो है इसका मैग्नीट्यूड बताता है, और मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर इसके साथ मैं बोल दूं कि राइट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में कार 50 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो यहां पे 50 मैग्नीट्यूड और साउथ डायरेक्शन के बारे में बात करता है। तो जब कभी भी हम डायरेक्शन और स्पीड दोनों, मैग्नीट्यूड दोनों की बात करेंगे तो वो होगा वेलोसिटी। यहां पे क्या है? मैग्नीट्यूड की बात होगी, मैग्नीट्यूड। और जब कभी भी मैग्नीट्यूड की बात होती है तो वो क्वांटिटी होती है स्केलर। बहुत डिटेल में हमने स्केलर वेक्टर नहीं पढ़ा, लेकिन इतना आप लोग समझ सकते हो कि जब कभी मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वो होगा स्केलर, और जब कभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात होगी तो वो होगा वेक्टर। सिमिलरली डिस्टेंस भी स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, क्योंकि
इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, पूरी लंबाई नापते हैं हम लोग, ये मैटर नहीं करता किस डायरेक्शन से जा रहा है, डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, कहां से कहां तक, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लाइन जोड़ते हैं, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जोड़ने वाली लाइन की डायरेक्शन भी हमें देखनी पड़ती है, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसके अलावा भी कुछ इस पे डिफरेंस है। मैं पूछूं क्या कोई मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है? जवाब है नहीं। कोई चीज जीरो हो सकती है, किसी कार की स्पीड माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, मतलब वो चल नहीं रहा है, रेस्ट पे तो जीरो हो सकता है, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो स्पीड हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, या जीरो भी हो सकती है। अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो जीरो हो सकती है, बट ये वाली वेलोसिटी ये कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव क्योंकि यहां पे डायरेक्शन की बात होती है। सपोज अगर हमने डायरेक्शन चूज कर रखा है कि प्लस एक्स को हमने पॉजिटिव मान रखा है, और कोई ऑब्जेक्ट माइनस एक्स में मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसका वेलोसिटी माइनस है, इसका वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। आगे की बात करें तो इनके साथ, स्पीड और वेलोसिटी के साथ कुछ टर्म्स और जुड़े होते हैं, हम लोग कई बार आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। जैसे बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आगे चल के दो और टर्म मिलेंगे, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। इन चारों टर्म को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैंने सबसे पहले बताया कि स्पीड और वेलोसिटी हो गई, इसके अलावा हमें पढ़ना होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। दोनों के साथ ये टर्म्स जुड़ते हैं, स्पीड के साथ भी, वेलोसिटी के साथ भी। तो जब भी यूनिफॉर्म होता है तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर एक समान है हम बोलेंगे यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड एक समान नहीं है, बढ़ रही है या घट रही है, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। बहुत आसानी से समझ में आता है। डेफिनेशन की बात कर लें तो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये बात बहुत आसानी से समझ में आती है। यूनिफॉर्म को और पूरी डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं। if an object covers equal distance in equal interval of time, then it will have uniform speed. If an object covers unequal distance in equal interval of time, then it will have non-uniform speed. एग्जाम्पल से समझ ले, अगर कोई कार है 20 की स्पीड से चल रही है, एक सेकंड बाद फिर 20, अगले सेकंड फिर 20, अगर 20 का स्पीड मेंटेन किया हुआ है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, कोई कार है रेस्ट पे थी, चलना शुरू किया, पहले सेकंड पे पहले 0 सेकंड पे 0, 1 सेकंड बाद 5, 2 सेकंड बाद 10, 3 सेकंड बाद 15, 5, 10, 15, 20, 25, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, आगे चल के ब्रेक लगा दिया, 25 के बाद 10 पे आ गया वापस। ठीक है, तो जब कभी स्पीड में चेंज होगा, ठीक है, टाइम के साथ चेंज आएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हमें समझ में आया। इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं। एज सच ग्राफ देखो, ग्राफ जो होता है फ्री के नंबर होते हैं। जब किसी भी एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है वो फ्री के नंबर होते हैं। आगे हम लोग ग्राफ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसी टॉपिक पे बहुत डिटेल में ग्राफ पढ़ेंगे। और पहले एक दो एग्जांपल से मैं बता देता हूं, इसमें ग्राफ हम लोग देखते कैसे, समझते कैसे। मुझे यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाना है अगर, तो देखो मैं अभी एक एक्सिस पे टाइम ले रहा हूं और दूसरे पे डिस्टेंस ले रहा हूं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एस सिंबल होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस भी बढ़े टाइम भी बढ़े, तो वो ग्राफ होता है यूनिफॉर्म का। तो ये कुछ अगर ऐसा ग्राफ है, यहां पे क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम के बीच। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, टाइम और डिस्टेंस है, तो यहां पे क्या है, डिस्टेंस अनइक्वल हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसा कुछ रैंडम सा ले लेते हैं, तो शुरू में तो ठीक है बढ़ रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट ऑलमोस्ट हो गया, टाइम बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस नहीं एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। ठीक है, कम हुआ फिर बढ़ा, ये रैंडम सा है, मतलब इक्वल इंटरवल पे चेंज इक्वल नहीं हो रहा है, यहां पे कभी ज्यादा और कभी कम हो रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसी ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी और टाइम के साथ करें,
वेलोसिटी बी सिंबल है वेलोसिटी का, वेलोसिटी और टाइम के साथ करें तो थोड़ा सा मैं ऊपर बनाता हूं इस साइड। इसी ग्राफ को मैं वेलोसिटी और टाइम के साथ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक। वेलोसिटी को क्या बता रखा मैंने कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रहने वाली। तो वेलोसिटी के अगर ऐसा कोई ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी के कोई फिक्स वैल्यू है, टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी फिक्स है, तो ये बोलेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म में देखें तो नॉन यूनिफॉर्म में अगर कुछ टाइम के साथ हमें वेलोसिटी के साथ कुछ ऐसा दे रखा ग्राफ, कम ज्यादा, ऐसा रैंडम सा मोशन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। होपफुली यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया। दो टर्म्स और भी हमारे पास, क्या मैंने बताया था, एवरेज और इंस्टैंटेनियस। हमें मतलब समझना है एवरेज का और इंस्टैंटेनियस का। पहले फील करते हैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब, एवरेज वर्ड तभी यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई टाइम का इंटरवल हो, जैसे 1 से लेकर 10 सेकंड, 1 से लेकर 15 सेकंड तक कोई टाइम इंटरवल दे दिया जाए और हमें वहां पे स्पीड या वेलोसिटी की बात की जाए तो हम लोग बोलेंगे एवरेज, ठीक है। मैथ से आता है, मैथ्स में जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं ना, वही चीज यहां भी हम लोग यूज करते हैं। एवरेज मतलब किसी टाइम इंटरवल की बात होनी है, ठीक। इंस्टैंटेनियस, इंस्टेंट यानी किसी एक मोमेंट की बात हो रही है, किसी एक क्षण की बात हो रही है। तो इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो होगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टैंटेनियस स्पीड। एग्जांपल से समझो, अगर मान लो कोई कार है, स्टार्ट कर रही है, पहले रेस्ट पे थी, अगले सेकंड 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे 2 मीटर, तीसरे 3 मीटर, फिर 4 मीटर, हर सेकंड उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि बताओ 7वें सेकंड पे, 7 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी है, तो 7वां सेकंड जब बोला जा रहा है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बोला जा रहा है, वो क्या बात हो रही है, इंस्टेंट की, तो वो बताएगा हमें इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वही मुझे पूछा जाए कि 1 से लेके 5 सेकंड तक, टिल 5 सेकंड्स, ऐसी बात बोले तो यहां पे बात होगी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की। कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम लोग देखेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। एवरेज क्या हुआ, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चला, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जब हमें एवरेज की बात करनी है तो कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, तो एवरेज स्पीड बताएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहीं अगर हमें एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है तो मुझे पता है स्पीड में डिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो वहां हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट बोलो या टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंड दिस विल गिव अस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी तरफ थोड़ी बात कर रहे हैं इंस्टैंटेनियस में हम लोग क्या करेंगे। तो इंस्टैंटेनियस में एक सवाल जैसे मैंने बताया कि किसी मोमेंट पे पूछ लिया, तो अगर सिंपल सा है तो हम लोग देख के बता सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग इंस्टैंटेनियस को स्लोप के थ्रू बताते हैं। स्लोप क्लास 10th में थोड़ा सा आपने सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा तो मैं बता रहा हूं। अगर कोई चीज ग्राफिकल दे रखी है हमें, ठीक, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कुछ वेरिएशन दे रखा है मान लो, ठीक, तो यहां पे स्लोप होता क्या है। अगर मुझे पूछा गया कि t1 टाइम, यहां पे कोई पर्टिकुलर टाइम t1 है, तो t1 के साथ मैं इस पे पहुंचा, तो यहां पे स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट मुझे बताएगा स्लोप के बारे में, ये टेंजेंट मुझे बताएगा स्लोप के बारे में, और ये टेंजेंट ही मुझे बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कौन, ये टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप। इस चीज को एक और तरीके से हम लोग लिखते हैं ds/dt। अगर आपके लिए ये टर्म नया है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, है तो ये मैथ्स की चीज, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, ds/dt, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग फिजिक्स में कई बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इसलिए मैं आगे किसी लेक्चर में आपको ये चीजें भी बताऊंगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जितनी जरूरत होगी फिजिक्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स भी फिजिक्स में आती है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मैथ्स हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, ठीक है। स्लोप, ये स्लोप होता है और इसे ds/dt से डिनोट करते हैं। अभी सिर्फ हमें इतना जानना है इंस्टैंटेनियस के बारे में, स्लोप वगैरह चीजें हम लोग आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक।
इस बात को खत्म करते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं एवरेज वाली बात पे। बात नहीं करनी इस पे, हमें कुछ सवाल करने। एवरेज स्पीड के लिए मैंने फॉर्मूला दे दिया, अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको दिमाग में सोचना है और मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं उससे पहले आपको भी सॉल्व करते रहना अपनी तरफ से, फिर चेक करना कि आप सही सोच पा रहे हो या फिर कोई गलती हो रही है, तो प्लीज मेरे साथ साथ आप उसको इंप्रूव कर लेना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कुछ ऐसा पार्ट दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट कर रहा है अपनी पोजीशन, ठीक है, उसने 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड से चला, 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड से चला, फिर अगले 5 सेकंड उसने 30 मीटर पर सेकंड से चला, ठीक है, और डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, ए से लेके मान लो बी पे पहुंच गया। क्वेश्चन क्या है, अगर इसको लैंग्वेज में फ्रेम किया जाए तो बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड ट्रेवल्स फॉर 5 सेकंड एंड फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड इट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। नाउ कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करनी है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे टाइम और स्पीड दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक फॉर्मूला हमने बचपन में कई बार पढ़ रखा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन में नहीं, ये अभी पढ़ा हमने, ठीक है, ये चीज यही पढ़ा, और इसी फॉर्मूले को यूज करना है हम लोग को यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं स्पीड दे रखे, टाइम दे रखे, तो डिस्टेंस बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। यहां पे मुझे एवरेज स्पीड की बात करनी है। क्या बात करनी है? एवरेज स्पीड की। तो टोटल डिस्टेंस, मान लो ये S1 दूरी है और ये मान लो S2 दूरी है, यहां से लेके S1 और यहां से लेके S2। टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। वैल्यूज पुट करें। S1 कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम। 20 प्लस 5, 20 इंटू 5 100 प्लस 30 इंटू 5 150। टाइम कितना लगा? 5 प्लस 5 250 अपॉन 10। इट कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पूरी जर्नी में ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकेंड। आसान सा सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था। इसके अलावा थोड़ा सा अच्छा सवाल एक और करते हैं इस पे। क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है और अपनी जर्नी का टोटल कुछ जर्नी उसकी थी, उसका 1/3 उसने 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, ठीक है। अगला 1/3 उसने 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, फिर अगला 1/3 उसने 40 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि लैंग्वेज बोलूं इस क्वेश्चन की, तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 1/3 ऑफ total distance with speed 20 meter per second, another 1/3 with 30 meter per second, and last 1/3 distance with 40 meter per second. Now calculate its average speed. सोच लिया, समझ लिया, सॉल्व करते रहो। आपका आंसर मेरा आंसर मैच करना चाहिए। फॉर्मूला मुझे पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन एस के टर्म में है, ठीक है। एस को लेके चलते हैं हम लोग। तो टोटल डिस्टेंस मान लो S/3, तो टोटल डिस्टेंस वो आ रहा है S। लेकिन यहां पे टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, डिस्टेंस के बारे में ये चीजें हैं, स्पीड के बारे में। तो मान लो यहां पे कुछ टाइम लगा T1, यहां पे कुछ लगा T2 और यहां पे कुछ लगा T3। तो एवरेज स्पीड क्या मिलेगा मुझे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम T1, T2, T3। अब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, T1, T2, T3 की। टोटल डिस्टेंस अभी भी S है और T1, T2, T3 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। कुछ नहीं करना है, मुझे डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव अस टाइम। तो डिस्टेंस कितना? S/3 और उससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S/3 इंटू 20 कितना आया? S/60। दूसरा T2 S/3 इंटू 30, ये है S/90। S/3 इंटू 40 इट कम्स आउट टू बी 120। सिंप्लीफाई करना है, काम हो गया अपना। यहां पे नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आता है कुछ अपना 360। यस, एलसीएम विल बी 360। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6s प्लस 4s एंड 3s कम्स आउट टू बी 13s। s इसलिए s की वैल्यू इसलिए नहीं दे रखी थी हमें क्योंकि ये कैंसिल होने वाला था, कैंसिल हो गया, ये जाएगा ऊपर, तो आंसर आता है 360 अपॉन 13
मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. दिस इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस इंटायर जर्नी. इस पूरी जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? वो आई 360/s. होपफुली सब लोग मेरे साथ थे और ये क्वेश्चन सभी ने सही किया. एक आखिरी सवाल और उसमें एक पार्ट मैं बताता हूं, एक पार्ट मैं आपको खुद करने के लिए दूंगा. आप उसको प्लीज सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर बता देना मुझे, ठीक है? क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इंसान है, अ मैन, वो अपने घर से मार्केट जाता है, अपने घर से मार्केट जाता है और मार्केट की दूरी है 6 किलोमीटर, ठीक है? और जाने की स्पीड थी उसकी 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर पर आवर. मार्केट गया, मार्केट में देखा कि मार्केट बंद है, ठीक है? मार्केट बंद है, तो फिर वो वापस आने लगा और वापस जब आया तो उसने अपनी स्पीड दोगुनी कर दी, ठीक है? वो पहले 3 किलोमीटर पर आवर से गया था, वापस आते समय 6 किलोमीटर पर आवर से आया, ठीक है? गया और वापस आ गया. मुझसे पूछा गया बताओ इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है, ठीक है? देखो इसमें आसान वाला पार्ट है एवरेज वेलोसिटी, उसका आंसर मैं दूंगा और एवरेज स्पीड का आंसर आपको देना. दोनों बहुत आसान से सवाल है, बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा. सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेम कर ले. क्वेश्चन है क्या? ये इसका होम है और ये है मार्केट. यहां से यहां तक की दूरी है 6 किलोमीटर, ठीक है? जाने की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन फ्रेम है बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, मैंने बोला कि मैं आसान वाला पार्ट करूंगा. एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सोच के बताओ अगर कोई चीज जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाँ, 0. तो एवरेज वेलोसिटी का आंसर है 0 क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 0. तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. और ये मैंने अपना काम कर दिया. आपका काम है एवरेज स्पीड बताना. प्लीज सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में बता देना. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में. हमने पढ़ा चेंज इन पोजीशन को 2 चीजों ने बताया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस से स्पीड मिला, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिला, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन. अगली क्लास में पढ़ेंगे. 3 फॉर्मूले हमने बचपन में पढ़ रखे हैं. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. हाँ, ये चीज़ें फिर से आने वाली है और इस पे ढेर सारे बहुत अच्छे सवाल, इनके एप्लीकेशन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन की पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ. होपफुली आज का लेक्चर समझ में आया. कुछ भी डाउट हो आज के लेक्चर में, अगर कोई चीज़ मैंने बहुत जल्दी में बता दी, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके आप बता देना. और भी साउंड क्वालिटी, फॉन्ट साइज में भी कुछ क्वेरी है, प्लीज़ बताना. फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर.